वेलकम बैक। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइए कि आप लोग कोई गलतियां जो माजी में करते आए हैं, उन गलतियों से आपने सीखा है? जो भट्टी साहब जिसकी शिकायत कर रहे हैं कि आपने दहशतगर्दी के पर्चे दिए, लोगों के साथ जो कुछ किया, उस वक्त के अदालती निजाम से आप बड़े खुश थे, आज आपको रिलीफ मिले तो आप खुश होते हैं, ना मिले तो आप सवालात करना शुरू हो जाते हैं। मैंने जैसे कहा ना कि जुल्फकार भट्टी साहब मासूम आदमी है। हाँ। मेरे ऊपर 7 दहशतगर्दी के पर्चे थे। चले मान लीजिए हमारे दौर में दहशतगर्दी के पर्चे हुए थे। हाँ। हमने गलत किया, ये तो मान रहे हैं अब इस बात को। चले गलतियां तो आप मानते हैं कि आपने गलतियां की हैं। वो मैं एक बात कर रहा हूं ना। हाँ। चले मान लें हमने गलत, लेकिन हमने ये नहीं किया जो ये कर रहे हैं। यही समझ रहे हैं। आज नवाज शरीफ की मुलाकातें आपको पता है 26 मुलाकातें हुई थी, आपको तो पता है वहां पर, और सुप्रीम जेल के कमरे में होती थी। ये मैं रिकॉर्ड पे नहीं हूं, उनको बता दें उनको अस्पताल ले जाना हो, जेल जाना हो, यानी उनके लिए तो बाकायदा हम लोगों ने यहां से जाने दिया बाहर, बाकायदा एक सजा याफ्ता कैदी किया। खुदा वो थोड़ा सा फर्क है ना। ये जो बता रहे हैं ना हमें 2018 के अंदर, मैं नहीं अब कह रहा, मैं अब आप इनके लीडरों की बात बताने लगा। हाँ। 2018 के अंदर क्या हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत तो ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट लेके, मैं कभी भी नहीं माना इस बात को। उस वक्त आरटीएस इसलिए बिठाया गया मेजोरिटी ना आए। जब मेजोरिटी देनी होती है ना एस्टैब्लिशमेंट ने, वो फॉर्म 17 में आपने देख लिया, फॉर्म 47 में 18 सीटें से 2/3 अक्सरियत है इस वक्त। जरा गौर करें, ये होती है जब चारों छाने चित करने होते हैं। अच्छा चले मान ले ऐसा है तो जनाब वो अगस्त 2019 में ख्वाजा आसिफ टीवी चैनल पे हर जगह मान चुके हुए हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद से राब्ता होगा। और फिर नवाज शरीफ नवंबर 2019 के अंदर इस मुल्क से चले गए। अब ये रिकॉर्ड पे देख चुके हैं सारी बातें। नहीं, वो आपने भेजा था? नहीं, मैं तो बताना नहीं, आपसे मुराद आपकी गवर्नमेंट ने भेजा था। वो 50 देखे ना, हमने तो कहा था 7 अरब रुपया लेके जाए सिक्योरिटी, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे चले गए। ये बताना ये चाहता हूं कि, और फिर अब नहीं है वो मुनीब ने, उसने सुना नहीं आपने, मुनीब ने कहा कि हमें 1 साल के अंदर पैगाम आ गया था कि नहीं आप जाने, आपका काम जाने, हम नहीं इस काम में आएंगे। ये वही लोग हैं जो ये बातें किया करते थे। ये समझे इस बातों को, तो ये अच्छा नहीं लगता। अब इन्हें मानना पड़ेगा, गलती माने अपनी, और आकर इन्हें चाहिए, शहबाज शरीफ को चाहिए कि जनाब चले, हम सबको लेकर चलते हैं, इमरान खान साहब से लेकर चले, छोड़े, हमसे मुलाकात तो नहीं करानी ना, मेरी तो अपनी जगह पर मौजूद है, आ जाए ये जाए जरा, चले सियासी लीडरों को भेज दे। मौलाना फजलुर रहमान बैठे हैं, बहुत से लीडर बैठे हैं, उन्हें भेज दे। अच्छा वो तो जा सकते हैं कि वो नहीं जा सकते, लेकिन नहीं ना, आपको समझना है। चले इन बातों को, अब बात सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने जितना कुछ करना था कर लिया है। अब आखिरी बजट है शहबाज शरीफ साहब का, उनके बारे में पूछा जा रहा है। सोहेल अफरीदी साहब भी असेंबली फ्लोर में बात कर रहे थे। मैं भट्टी साहब आ रहा हूं, भट्टी साहब मुझे जरा एक कमेंट ले लेने दीजिएगा। ये सोहेल अफरीदी साहब भी उस दिन कह रहे थे आखिरी बजट, आप भी आखिरी बजट, ये कोई आप लोग को झूठी उम्मीद दिलाई गई है, कुछ दोबारा से कोई ट्रक की बत्ती दिखाई गई है, कोई मालूमात की बुनियाद पे बात कर रहे हैं? ना, देखिए मैं तो सियासत का एक तालिब इल्म हूं। अपना ज़ियाउल-हक के दौर से मुशर्रफ तक के दौर में 18-22 महीने हुकूमतें होती थी, छांगा मांगा की सियासत होती थी। 58-2 भी आता था। इन्होंने चार्टर ऑफ डकैती या चार्टर ऑफ डकैती बाहर बैठकर किया। कोई वजीर आज़म 5 साल पूरे कर सका? यानी यहाँ नोट कर रहे हैं आप, किसी वजीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर रहे। अब इनका साहब का टाइम हो गया है, बेहतरीन मुलाजमत, मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया, और ये अब आगे नहीं चल सकता। अच्छा चले, मैं जरा भट्टी साहब से पूछ दें। भट्टी साहब, आप तो कहते हैं कि हमने सीखा, हम ये कर रहे हैं, वो तो आपको घर भेजने की और हुकूमत को लपेटने की बातें कर रहे हैं। देखें, हजरत सिद्दीक साहब मेरे लिए बड़े वाजिबुल एहतराम है, अच्छे लायर हैं माशाल्लाह, और इनका अच्छा लायर वही होता है जो बेशक झूठ हो, सच हो, बेशक उसके जो क्लाइंट है उसने गुनाह किया हो, उसने मर्डर किया हो, वो अपनी कोर्ट में एक बड़े दलाल के साथ उसको बचाने की कोशिश करता है। ये क्योंकि एक लायर की खासियत होती है, और वो हजरत सिद्दीक साहब में कूट के भरी गई है। ये लेकिन इनका क्योंकि बुढ़ापा शायद भट्टी साहब ना किया करे, भट्टी साहब ना किया करे। देखें भाई है ना, मेरी बात तो सुन ले, अगर भाई बात सुन लेना, ये वकीलों वाली बात नहीं है, नहीं मुनासिब नहीं लगता ना, ये बात सुन लेना, भाई बात सुन ये अच्छा नहीं लगता, ये वकीलों वाली बात नहीं है। आप हकायत अच्छा मेरी बात, आप भाई है ना, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी 2 मिनट तो भाई ये छोड़े, ये वकीलों वाली गुफ्तगू मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता। चलो जी, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे सिर्फ बात करने दें। अच्छा कर ले। मैं आपको बताऊं, देखें इन्हें ये भूल गया है कि देखें इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि अपने एस्टेब्लिशमेंट के सारे, ये कह रहे हैं ना कि जी नहीं जी वो इलेक्शन फेयर हुए थे। मैं वल्ला
अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये मैं अब टीवी पे कह रहा हूँ। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने मेरे इलेक्शन को जालसाजी करार दिया। मैं 1 साल पहले एमएनए रहा, फिर आखिरी 1 साल एमएनए रहा, दरमियान में मैं 3 साल कोर्टों पे धक्के खाता रहा। मुझे बहाल किसने किया? जस्टिस बंदयाल साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब ने। उन पे अजहर सदीक साहब भी उंगली नहीं उठा सकते। इसका मतलब है कि वो इतनी जालसाजी थी कि कोर्ट ने मेरे हक में डिसीजन दिया। ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के 2024 के इलेक्शन के बारे में भी कह दे जरा। वो कह रहे भाई अगली बात तो सुन लेना। मैं तो भाई बिल्कुल ये किसी जगह पे भी ये कहने को तैयार नहीं हूं, ना आपकी तरह ये बात करने को तैयार हूं कि 2018 वाले इलेक्शन फेयर हुए थे। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए, जितने भी कोई एक आधे इलेक्शन को छोड़ के 2024 शामिल है। वो कह रहे हैं 2024 का छोड़ के 2024 शामिल है, कह रहे हैं सारे इलेक्शन हैं। मैं 24 की बात ही नहीं कर भाई, मेरी बात तो सुन। वो कहते हैं सर 2018 के इलेक्शन के बारे में आप कह रहे हैं कि वो साफ शफाफ नहीं था, यही कहते हैं 2024 का साफ शफाफ था। यही कहते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह दे। देखे मेरी बात तो सुन लें भाई। मैं तो नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन जो है वो एक आधा इलेक्शन छोड़ के कोई इलेक्शन शफाफ हुआ। मेरी आप बात सुन, वहां पे उसके सवालात भी उठे हैं और उसमें कमजोरियां भी रही हैं। मैं क्यों देखे ना, मैंने तो अपने अल्लाह को जान देनी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप ये भूल गए कि देखें जब हम अपोजिशन में थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, तो हमने इनको मिसाल देखे, हमने इनको ये इकोनॉमी की मिसाल इकोनॉमी हमने उनको ना ऑफर की थी। ठीक, उसके बाद जब हम हुकूमत में आए तो फिर उसके बाद भी हमने ऑफर की, लेकिन ये कहते थे कि जी हमने तो आपके साथ हाथ ही नहीं मिलाना। और जितने इंतकामी कार्रवाइयां इन्होंने अपने दौर में की वो आपके सारे सामने हैं। अपने मेहमानों का डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी साहब का और अजहर सिद्दीक साहब का शुक्रिया, उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। इससे हटकर एक और बड़ा अहम मुद्दा है और वो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंतास मुआहिदा जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ, लेकिन अब इंडिया एक तरफा तौर पर इसको मुअत्तल करना चाहता है या ख़त्म करना चाहता है, जो कि मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान ने आज बड़ा दो टोक इसके ऊपर मौक़िफ़ दिया है। इस्लामाबाद के अंदर एक सेमिनार का एहतमाम किया गया था, वहां पे पाकिस्तान ने इसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया, जो कि पाकिस्तान की पहले भी ये प्रिंसिपल पोजीशन है। इसके ऊपर हमने बात करनी है। दो मौजूद मेहमानों को तारुफ करवा देता हूं जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर हसन अब्बास, वाटर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर ज़ैनब नईम है जो इन्वायरमेंट के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर हसन आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जाहिर है कि ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने जब वर्ल्ड बैंक की सालिसी के साथ इसके ऊपर इत्तेफाक किया, तो जाहिर है ये दोनों पार्टी इसके ऊपर बाइंडिंग है। अब इंडिया जो है एक ऑलरेडी हेजमनी चाह रहा था इस खित्ते के अंदर, जिसको हमने हमेशा चैलेंज किया। आपने देखा कि मई के अंदर पूरी एक वॉर हमने उनके खिलाफ लड़ी है, जो हमारे ऊपर बेसिकली मुसल्लत की गई थी। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को वो मुअत्तल कर रहे हैं, जो कि उस वक्त उनकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया, या अब उस पानी के रुख को मोड़ रहे हैं, क्या ये आलमी उसूल या आलमी कानून इसकी इजाजत देता है? और भारत ये जो करना चाहता है, बेसिक पर्पस उसका है क्या? क्योंकि देखिए पानी की जरूरत तो हर किसी को है, और पाकिस्तान के साथ जब आपने ऑलरेडी एग्रीमेंट किया हुआ है तो आप उससे पीछे कैसे हट सकते हैं? हम उसको इस वक्त एक्ट ऑफ वॉर समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए बात यह कि जो आपके वेस्टर्न रिवर्स है ना, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय ट्रीटी। ये हमें इस चीज का बड़ा क्लियर होना चाहिए। वेस्टर्न रिवर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय ट्रीटी, दे आर प्रोटेक्टेड बाय ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अलाउ नहीं करती कि उनका कोई पानी निकाल के ले जाए। हाँ, ज्योग्राफी लिमिटेड हाइड्रो पावर का वहां पे इजाजत देती है। 1948 में इंडिया ने नहीं मांगी थी, 1960 में वो इजाजत भी उसको मिल गई। और अनलिमिटेड नंबर ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स वो बना सकते हैं। उनके कितने बना सकते हैं इस पे कोई कैद नहीं। कैसा बनाएंगे उसके ऊपर कोई थोड़े बहुत एनालिसिस में लिमिटेशंस हैं कि जी स्टोरेज कितनी होगी तो फलाना लेवल कितना होगा, तो फलाना लेवल कितना होगा। उसके अलावा वो जितने मर्जी बनाए उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वेस्टर्न रिवर का पानी डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकली, इकोनॉमिकली और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी फिजिबिलिटी इकोनॉमिकली आउट हो जाती है, और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। ठीक, जो बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर ज़ैनब साहिबा को जरा शामिल गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एक क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो पानी के ऊपर हैं, जो आबी वसाइल हैं उसके ऊपर है। पाकिस्तान ऑलरेडी वाटर स्कैर्सिटी का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर गवर्नमेंट खुद मानती है कि या तो हम उस लेवल को टच कर चुके हैं या बिल्कुल उसके करीब हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब ये सिनेरियो हो और पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क हो और हमारा एक बड़ी जो तबका है सोसाइटी का वो ज़राअत पे डिपेंड करता हो, अगर इंडिया कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो कि पिछले 1 साल से उसके ऊपर वो लगा हुआ है, तो इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी? क्या हम ये देखें कि साउथ एशिया के अंदर एक और इस किस्म की फॉल्ट लाइन बन गई है जिसके ऊपर कल को एक और खुला तसादुम हो सकता है? बिल्कुल, और थोड़ी सी तस्दीक करूंगी कि दुनिया में पानी पे जंगें होंगी नहीं, हम भुगत चुके पिछले साल जो पानी की वजह से एक जंग इंडिया के साथ हमारी हो चुकी है। और ये बिल्कुल एक एक्ट ऑफ वॉर है, क्योंकि पानी सर्वाइवल है, पानी इकोनॉमिक सर्वाइवल है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वाइवल है, पानी डेवलपमेंट का सर्वाइवल है, क्लाइमेट चेंज के लिए सर्वाइवल है, और पानी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग हमेशा जो है अपनी डिप्लोमेसी में थोड़ी जरा देर कर देते हैं। जहां तक बात है क्लाइमेट डायनामिक्स की, तो बिल्कुल एक फ्लॉ इस ट्रीटी का ये है कि इसमें उस दौर में, क्योंकि क्लाइमेट साइंस इस खित्ते में उस वक्त कोई इतनी कॉमन नहीं थी, इन्वायरमेंट के डायनामिक्स नहीं देखे गए और वो ट्रीटी बना दी गई, तो बिल्कुल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे दरियाओं में जो पानी का फ्लो है जो कि अपस्ट्रीम इंडिया की तरफ से आता है वो अफेक्ट हो जाता है। एक तो क्योंकि वो पानी बंद कर दे, दूसरा जब बारिशें नहीं होती या बेतरतीब बारिशें होती हैं, हम कहते हैं हमारे कैचमेंट एरियाज में अब बारिशें नहीं होती, पहले देही इलाकों में दरियाओं में पानी आ जाता था, अब वो भी नहीं आ रहा। दूसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर तो पिघलते हैं, 215 मिलियन लोग आपके सिर्फ अपर इंडस बेसिन की इरिगेशन पे डिपेंड करते हैं ज़राअत के लिए। तो ग्लेशियर के पिघलने के बाद जो पानी है उसकी स्टोरेज भी हमारे पास नहीं है, सारा पानी वो भी जाया हो जाता है। फिर जो रोतकोई से सलाबा इरिगेशन से 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी वो भी समंदर में जाया हो जाता है। तो पाकिस्तान ने अपने तौर पे भी स्टोरेज कैपेसिटी पे काम किया ही नहीं, चले स्टोरेज को छोड़ दें, वो तो उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन जो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है जो हमारे पास मौजूद है, वाटर स्कार्सिटी ठीक है, हम 800 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी से गिर गए इस वक्त, जो कि एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, लेकिन जो मौजूद है वसाइल हम उनको भी मैनेज उसका भी बेहतर तौर के ऊपर आप कह रही हैं कि उसका भी जो इस्तेमाल है जो होना चाहिए, ज़ाहिर है ये तो बड़े अरसे से बात हो रही है डैम्स की, या जो पानी हम समंदर में फेंकते हैं फिर हर साल सैलाब का निशाना बनता है। डिस्कशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक का जा रहा है, ब्रेक के बाद।